देखो मैं आपको एक एक्सेल में सिंपल समझाता हूँ कि होता क्या है। मैं एक्सेल शेयर करता हूँ आपसे। ठीक है। तो देखो, गवर्नमेंट दो चीज करती है। पहले हम देखते हैं क्यूई जो होती है, जो लास्ट 3 साल से हो रही है, जिसमें आपका बैलेंस शीट एक्सपैंड होता है और लिक्विडिटी बढ़ जाती है, मार्केट ऊपर आ जाती है। ठीक है। ये एक बेसिक तरीके का हमने लास्ट 3 साल से कोविड के बाद यही देखा है कि फेडरल रिजर्व ने क्वांटिटेटिव ईजिंग की, जिसमें उन्होंने बॉन्ड्स खरीदे और यू नो पैसा पैसा बैंक्स को दिया, और बैंक्स ने लोन्स दिए और लिक्विडिटी बढ़ गई। ओके। अब हमने अभी तक ये देखा था कि एक साइड पे लास्ट 3 साल से ये हो रहा है। ठीक है। और आपका जो फेड का बैलेंस शीट है वो हो गया 4 ट्रिलियन से 9 ट्रिलियन। ठीक है। पर ये है गवर्नमेंट का जो बैलेंस शीट है वो डेट सीलिंग हिट कर चुका है 31.8 ट्रिलियन। ओके। अब क्या होगा ना, ये जो गवर्नमेंट की बैलेंस शीट है ये अगले 2 साल में 31.8 से 36 ट्रिलियन हो जाएगी। ठीक है। अभी लोग इसको क्या समझ रहे हैं कि ये जो डिफरेंस है, ये 36 जो 4 ट्रिलियन एक्सेस आएगा, लोग को लग रहा है कि ये 4 ट्रिलियन लिक्विडिटी बढ़ाएगी। ओके। पर ये नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जब ये 4 ट्रिलियन गवर्नमेंट नया 4 ट्रिलियन प्रिंट करेगी, वो प्रिंट नहीं होगा। होगा क्या कि अब गवर्नमेंट इस प्रोसेस में जो अब होगा अगले 2 साल में आपको क्यूटी दिखाई देगा, विच इज क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, जिसमें बैलेंस शीट एक्सपांड होगा, गवर्नमेंट का होगा, फेड का नहीं होगा। लिक्विडिटी नीचे आ जाएगी बिकॉज गवर्नमेंट अभी सेंट्रल बैंक्स बेसिकली गवर्नमेंट बैंक से पैसा निकालेंगे बाहर, ताकि वो लोग लोगों के लिए खर्चा कर पाए। अब वो जब होता है तो लिक्विडिटी मार्केट से कम हो जाती है। मार्केट के लिए ये सेंटिमेंटली एंड एक्चुअल में नेगेटिव है। तो अब क्या होगा, बॉन्ड्स बाई नहीं होंगे, अब बॉन्ड्स सेल होंगे। ओके। मनी विल गो टू गवर्नमेंट फ्रॉम बैंक्स। ठीक है। बैंक लोन, जो बैंक के लोन्स है वो डाउन हो जाएंगे और लिक्विडिटी भी डाउन हो जाएगी। एंड ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने मार्केट सिर्फ एक तरीके का देखा, जहां पे हमने देखा कि ये हमने लास्ट ऑलमोस्ट 14 साल 2009 से, जब से ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हुआ, हमने यही मार्केट देखा जहाँ पे क्यूई होता रहता है, बैलेंस शीट बढ़ता रहता है, लिक्विडिटी आती है, मार्केट ऊपर चलती है। और ये बैंक्स, ये बेसिकली आपकी फेड एंड यू नो मतलब हम बोल सकते हैं मार्केट, और ये है फेड एंड गवर्नमेंट। तो ये रिलेशन ऐसा आता है। ओके। अब आप समझो फर्क क्या है इन दो सिनारियोज में। अभी तक हमने जो मार्केट देखा ना, उसमें हमने सिर्फ ये देखा, इसलिए मार्केट एक साइड ऊपर चला गया, कुछ इशू नहीं हुई, एक साइड में कभी इशू नहीं आया, सब अच्छा खासा चल रहा था। सारे
रिस्क एसेट्स के भाव बढ़ते गए। अब हम ना इस साइकिल में एंटर करेंगे। ठीक है, और इस साइकिल में एंटर करना मतलब आप समझो, आपकी लिक्विडिटी कम हो जाएगी, आपका ओवरऑल जो अभी जितना आपको मूवमेंट दिख रहा है ये कम हो जाएगा मार्केट में, एंड पैसे कमाना और मुश्किल होने वाला है। ठीक है, तो रेडी रहना, अगले 1-2 साल थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अब फ्री पैसा जो बांट रहे थे वो नहीं बटने वाला है। And अगर आप देखोगे, लोग कोविड की रैली को बहुत सारे एट्रीब्यूट्स देते हैं कि ये कंट्री ने ये किया, वो कंट्री ने वो किया, पर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, कोविड की पूरी रैली हुई क्योंकि फेड का 4 ट्रिलियन 9 ट्रिलियन होगा, और कोई रीजन नहीं है। अगर आप समझो $5 ट्रिलियन की लिक्विडिटी अगर मार्केट में आएगी, तो वो $5 ट्रिलियन हर एसेट में जाएगी, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, क्रिप्टो हो, करेंसी हो, कोई भी चीज हो। एंड वो 5 ट्रिलियन हमने देखा। अब हम क्या देखेंगे कि 4 ट्रिलियन ये निकलने वाला है यहाँ से, यहाँ ऐड होगा तो यहाँ से जाने वाला है कहीं ना कहीं। तो ये 4 ट्रिलियन धीरे धीरे जाएगा। अब ये आप सोचो, महीने का महीना 400 से 500 बिलियन ऐड होने वाला है ट्रेजरी में, उससे मार्केट में लिक्विडिटी कम होने वाली है। तो ये मार्केट का करंट सिनारियो है, ये आप लोग अब नहीं समझ पाओगे क्योंकि थोड़ा सा दिख रहा नहीं है मार्केट में ये ऐसा हो रहा है, बट फैक्ट है कि मार्केट में ये होने वाला है। एंड अगले 2 साल में इसके इफेक्ट्स आपको पूरी तरीके से दिखने वाले हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि मार्केट का एक राउंड अप के लिए। तो आप देख सकते हो, गोल्ड ने बहुत अच्छा 1930 का सपोर्ट लिया है। ये हमारे रेंजेस है फॉर ऑल दी एसेट्स। एंड हम चार्ट्स में भी एक बार अभी जल्दी से देख लेंगे कि चार्ट्स क्या दिखा रहे हैं। तो पहले डॉलर का देख लेंगे। डॉलर अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक अच्छे रेजिस्टेंस पे आके रिजेक्शन मिला है उसको। ये मानो 4.65 के लेवल्स पे, ये 6.5 to 6.8, ये लेवल पे रिजेक्शन मिलने वाला ही था और मिला भी वैसा ही है। एंड मेरे हिसाब से यहाँ से थोड़ा डाउन मूव आ सकता है टूवर्ड्स योर 102 लेवल्स, एंड वहां से शायद एक रिकवरी दिखे। बट ओवरऑल यहाँ पे थोड़ा डाउन मूव आपको दिखने वाला है डॉलर में। ठीक है, तो अगर आप डॉलर बुलिश हो, तो 104.7 का ब्रेकआउट जब आपको मिले, तो आपको मस्त 106 तक का रैली डॉलर में मिल जाएगा, एक बार वो ब्रेकआउट हो जाए। ठीक है, फिर हम चलते हैं हमारे बाकी करेंसीज के तरफ। तो अगर आप देखोगे, हमने ये बात की थी कि यूरो सबसे वीक रहा है लास्ट कुछ हफ्तों में, एंड अब कहीं ना कहीं वो वीकनेस खत्म हो रही है। एंड अगर आप देखोगे तो जो 30 मिनट के चार्ट में कहीं ना कहीं यूरो में स्ट्रेंथ आ रहा है। एंड ये 63 का लेवल ऑलमोस्ट टच करके आया, 62 पे बहुत अच्छा सपोर्ट था, पर वो लेवल आया नहीं है। पर ओवरऑल यूरो में अभी थोड़ी ताकत दिख रही है। पर जब तक ये 75-76 ना पार कर ले ये लेवल, तब तक मैं बुलिश नहीं हूँ, तब तक आप ये लेवल्स पे बेच सकते हो, क्योंकि ओवरऑल चार्ट अभी भी पॉजिटिव हुआ नहीं है, बट शॉर्ट टर्म टाइम शॉर्ट टाइम फ्रेम में थोड़ा सा बेटर लग रहा है। ठीक है, फिर हम चलते हैं जीबीपी की तरफ। तो जीबीपी काफी स्ट्रांग लग रहा है कंपेयर टू द यूरो। आप देखो, ये 25 का लेवल आज वापस आ चुका है, 125 का। ये 123 का लेवल नहीं तोड़ रहा था बहुत दिन से, बट ये 125 अभी आ चुके हैं। और अगर आप देखोगे, ये वापस अगर ऐसा ही चलता है तो 126 का लेवल बहुत जल्दी वापस कायम कर लेगा। तो जीबीपी ओवरऑल अगर आप देखोगे, ओवरऑल यूरोप में सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी एट दिस पॉइंट जीबीपी लग रही है। तो उस हिसाब से आप जीबीपी अगर बाई कर रहे हो, तो आप 2350 के आसपास अगर आपको लेवल मिले तो अच्छी बाइंग जोन है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा, तो ये 2450 से 25 के बीच में थोड़ा सा सेलिंग आएगा, पर उसके ऊपर वो और बुलिश हो जाएगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं जेपीवाई की तरफ। तो जेपीवाई आप देखोगे 141 का एक अच्छा रेजिस्टेंस था, वो उधर से रिवर्सल दिया है। एंड हमने काफी टाइम से आपको बताया कि जेपीवाई का चार्ट बुलिश ही है, पर अब हम ये थोड़ा सा भाग चुका है। तो हम रुकेंगे यहाँ पे 137 के आसपास, अगर एंट्री मिले हमें 137.5 तक की कोई एंट्री मिले तो बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट होगा, और बेचना है तो 141 के आसपास आप जेपीवाई बेच सकते हो। फिर अगर चलते हैं और न्यूजीलैंड की तरफ, तो ये काफी गिरा है पिछले कुछ हफ्तों में। अब आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, एंड जब तक ये 65-80 का लेवल पार ना हो जाए, तब तक ये थोड़ा बेरिश ही रहेगा। तो थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा इसमें।
क्योंकि ये काफी गिर चुका है and अपने सारे सपोर्ट भी तोड़ चुका है। आपका 64 60 का स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप बाई कर रहे हो। उसके नीचे ये आराम से 64 की तरफ भी जा सकता है। एनजेडी आप देखोगे तो ये भी काफी गिरा है लास्ट वीक अपने इंटरेस्ट रेट डिसीजन के बाद। पर अब कहीं ना कहीं ये 60 के लेवल पे थोड़ा सा सपोर्ट आया है, तो मेरे हिसाब से 60 लेवल थोड़ा सा कायम रहेगा। तो 60 के स्टॉप लॉस रख के या 59 80 के स्टॉप लॉस रख के आप बाई कर सकते हो, क्योंकि काफी ओवरसोल्ड लग रहा है चार्ट्स पे। एंड एक छोटा सा तो रिकवरी दिखेगा ही इसमें मेरे हिसाब से। चलते हैं कैड की तरफ, तो कैड एक्चुअली वीक रहा है ओवरऑल। अगर आप देखो कैड ज्यादा कुछ एक्शन दे रहा नहीं है, पर ये जब ट्रेंड लाइन है इसके भी थोड़े नीचे आ चुका है। पर 35 50 मेरे लिए लाइन एंड सैंड है। इसके नीचे कैड आपका नेगेटिव हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा। पर 35 50 जब तक कायम है तब तक ये अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है। फिर सीएचएफ की तरफ चलते हैं। सीएचएफ में हमने देखा है कि 9100 को ब्रेकआउट करके आगे जा चुका था। आज थोड़ा सा उसमें पुल बैक आ रहा है, बट ओवरऑल चार्ट काफी पॉजिटिव है यूएसडी सीएचएफ के लिए। आपको बाई करना है तो 90 70 का लेवल है जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। अपसाइड मेरे हिसाब से 91 50 आपको बहुत जल्दी मिल सकता है सीएचएफ पे, अगर डॉलर स्ट्रेंथन हुआ तो। ठीक है। फिर हम चलते हैं इंडेक्सेस की तरफ, तो आप देख सकते हो कि नैस्डैक जो वन साइड भाग रहा था, अब थोड़ा सा वापस लेवल्स पे आ चुका है। अब मेरे हिसाब से 13 500 13 600 का लेवल इसमें बहुत जल्द हमें देखने मिलेगा। ओवरऑल पॉजिटिविटी जब तक 14 500 के ऊपर ना चले जाए तब तक मैं नेगेटिव हूँ, बेरिश हूँ ऑन नैस्डैक। एंड ओवरऑल मुझे लगता है रैली काफी हद तक हो चुकी है नैस्डैक। ठीक है। डाउ जोन्स अगर आप देखोगे ये वन साइड गिर ही रहा है, एंड नास्डैक और उसकी डाइवर्जेंस भी बढ़ रही है। मेरे हिसाब से 32 200 का लेवल बहुत जल्द आ सकता है। आज या कल में भी आ जाएगा अगर मार्केट में ऐसी खबर आई तो। फिर हम देखते हैं आपका फेवरेट गोल्ड की तरफ। तो गोल्ड ने बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन अपना रिस्पेक्ट करके वहां से एक बाउंस बैक दिया। तो अगर आप देखो ये 1930 का जो लेवल था, ये हम रोक के रखे थे कि यहाँ अगर आए तो एक अच्छा बाउंस मिलेगा, और एग्जैक्टली वहाँ बाउंस दिया है। मेरे हिसाब से गोल्ड में जो डाउन मूव था वो कई हद तक हो चुका है। अब मेरे हिसाब से गोल्ड अप ऊपर की तरफ ही है। एक बार ये 2000 का लेवल पार हो जाए तब आपको और अपसाइड दिखेगा। तब तक आपको थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। बट एक बार ये 2000 पार हो जाए तो आपको बहुत ही अच्छा अपसाइड दिख सकता है गोल्ड में 2100 की तरफ। ओवरऑल बुलिश हूँ, नथिंग टू बी बेरिश एज सच गोल्ड में। जब तक ये 30 का लेवल ना टूटे तब तक बुलिश हूँ। 30 का लेवल टूट जाए तो फिर गोल्ड में बेरिश ट्रेड ले सकते हो। सिल्वर ऑन द अदर हैंड आप देख सकते हो 23 45 चल रहा है। तो हमने कहा था आपको 23 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, पर थोड़ा सा ब्रेकडाउन देके फिर वापस आया। तो मार्केट्स में जनरली ये होता है कि आप एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बता सकते हमेशा, क्योंकि मार्केट्स में डिमांड सप्लाई नाम की भी चीज है। तो कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है। बट ओवरऑल ये 23 का सपोर्ट रख के वो ऊपर आ रहा है। मेरा टारगेट 24 50 है इस पे। एंड 22 80 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हो आप लोग। ऑयल अगर आप देखो काफी वॉलेटाइल रहा है लास्ट कुछ हफ्तों में। एंड आप देख सकते हो ब्रेंट सपोर्ट पे है 71 के, और वहां से एक बाउंस बैक मारा है। तो ये 71 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसके नीचे गया तो ये 68 की तरफ भी जा सकता है। यूएस ऑयल में अगर आप देखो सपोर्ट और थोड़ा नीचे है 64 की तरफ। तो ये 64 के आसपास अगर आ जाए तो बहुत अच्छा सपोर्ट है। पर अभी भी ये भी एक ट्रिपल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। बन गया तो शायद एक बाउंस बैक दिखेगा बड़ा सा ऑयल में, वरना ये नीचे की तरफ ही जाते हुए दिख रहा है। ठीक है। अब और कोई अगर आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता करना है तो आप मुझे बता सकते हो। और कोई इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको अगर कोई डिटेल चाहिए तो मैं आपको बता दूं, या हम टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। सर हीरो यूएसडी। यूरो यूएसडी मैंने बताया आपको। अगर आपको सेल करना है तो 70 50 के आसपास आप सेल कर सकते हो। 70 50 to 70 60 अच्छा लेवल है सेल करने के लिए। बाई करना है तो 60 80 का लेवल रुकना। अगर ये आपको 60 80 का लेवल मिल जाता है तो एक अच्छा बाई आपको इधर से बनता है। अभी थोड़ा नो मैन जोन में है, तो थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा कि किस तरह व्यू आ रहा है।
अगर बाई करना है तो आप 70 का स्टॉप लॉस रख के बाई कर सकते हो, एंड सेल करना है तो 70 40 या 50 के लेवल पे रखना है। और कोई क्वेश्चन और कोई करेंसी पे? जीबीपी जेपीवाई जो ट्रेड करते हैं उनके लिए एक चीज बता दो कि ये ब्रेकआउट दे रहा है, एंड ये काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे रहा है। मेरे हिसाब से शॉर्ट करने में कोई मतलब नहीं है अभी। अगर आप देखो ये 172 का लेवल तोड़ के अभी 174 आ चुका है, एंड ये अब रोकना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप देखोगे कि अगला बड़ा रेजिस्टेंस अगर आप देखो यहाँ से 175 पे एक आता है और उसके बाद सीधा 190 में चला जाएगा। तो ओवरऑल अभी शॉर्ट करने लायक है नहीं, क्योंकि पाउंड स्ट्रांग है एंड येन काफी वीक है। तो डजंट मेक सेंस टू शॉर्ट इट, इवन दो अच्छा काफी लोग शॉर्ट करके बैठे हैं इस लेवल्स पे। पर ओवरऑल मुझे लगता है कि और भाग सकता है ऊपर की तरफ। थोड़ा संभाल के आप ये ट्रेड लेना अगर आप ले रहे हो। अपसाइड पे 175 पहला टारगेट दिख रहा है। ठीक है, अगर और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का वेबिनार। तो क्रॉस करेंसीज क्या होता है? तो क्रॉस करेंसी एक ऐसा करेंसी होता है जहाँ पे डॉलर नहीं होता। तो बेसिकली क्या है कि हम मोस्टली जो मेजर हमारे साथ करेंसी है, करेंसी पेयर्स है, वो हमारे है यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, फिर यूएसडी फ्रांक, यूएसडी कैड, एनजेडी यूएसडी, और यूएसडी और यूएसडी जेपीवाई, ये हमारे सात करेंसीज है। और इसमें मेजोरिटी ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, एंड ओवरऑल वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा इसमें ही पड़ते हैं। तो ये हमें ऑब्वियसली इसके बारे में काफी आइडिया है। देखो, आपको अगर जब करेंसी ट्रेड करो आपको 8 देशों के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ये सात जो मैंने आपको पेयर बताया, इनके देश और यूएस जो सबसे बेस होता है जिससे हम बाकी करेंसीज डिराइव करते हैं। तो 8 देशों की आपको काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, एंड 8 देशों के हिसाब से आप करेंसी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो पहले एक टाइम था जहाँ पे हम सिर्फ क्रॉस करेंसीज देखते भी नहीं थे, सब सिर्फ मेजर करेंसीज ट्रेड करते थे। पर अब लास्ट से 10-15 साल में काफी बदलाव आया है, एंड क्रॉस करेंसीज की डिमांड काफी बढ़ चुकी है। तो अगर आप देखोगे, जैसे जब आपका ब्रेग्जिट का इश्यू आया था 2020 में, तो अगर आपको उस टाइम पे अगर आपको पाउंड शॉर्ट करना था तो आपको पाउंड शॉर्ट करने में रिस्क ज्यादा था, बिकॉज पाउंड की वॉल्यूम और वॉलिटिलिटी बहुत हाई थी। उस टाइम अगर आप शॉर्ट करते तो आपको एक्चुअली काफी हद तक वो लॉस और वॉलिटिलिटी सर्वाइव करना पड़ता, उसके बाद शायद पैसा बचता। पर अगर आपको वही टाइम, अगर आप सिंपल चीज सोचते हैं कि यूरो स्ट्रेंथ होगा और जीबीपी वीक होगा, तो आप यूरो जीबीपी का पेयर पे एक ट्रेड लेके आप खड़े रह सकते थे। आप यूरो जीबीपी लॉन्ग करके, जहाँ पे आप यूरो लॉन्ग है और जीबीपी शॉर्ट है, वो ट्रेड लेके आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप सिंपल, आपके पास अकाउंट छोटा है, ऐसे आपके पास $10,000 की अकाउंट है, उस पे अगर आपको 10 लॉट लेना है तो आप 10 लॉट लोगे जीबीपी यूएसडी, तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। पर अगर आप सेम उसमें अगर आप यूरो जीबीपी का लोगे तो लेस वॉलेटिलिटी में उतनी ही मूव मिलेगी आपको। तो दैट वे क्रॉस करेंसीज बहुत एडवांटेजेस है, एंड सबको एज सच एक बार ट्राई करना चाहिए, बिकॉज इसमें ट्रेड करने में आपको ओवरऑल बेनिफिट भी ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू मेजर करेंसीज। तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के पहले सबको पता है कि ब्रिटेन सबसे नंबर वन पावरफुल कंट्री थी, एंड जो ब्रिटिश पाउंड है वो एज सच लोग अपना करेंसी मान के चलते थे, बिकॉज उनके सबसे ज्यादा कॉलोनीज थी उस टाइम पे। अब क्या हुआ है, उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, तब हमने देखा एक पूरा स्विच टूवर्ड्स योर अदर करेंसीज, एंड सबसे ज्यादा उसमें डॉलर ने बेनिफिट किया, बिकॉज जो वर्ल्ड वॉर 2 था उसमें यूएस ने वो वॉर लड़ा नहीं, बट यूएस ने अपना मशीन और एमओ सप्लाई करके सबसे ज्यादा पैसे कमाए उस वॉर से, एंड ब्रिटेन वीक हो गया और यूएस बन गया दुनिया का नंबर वन कंट्री। ठीक है, एंड जब यूएस नंबर वन कंट्री बन गया तो उन्होंने पहली चीज क्या की कि उन्होंने अपना करेंसी पूरी दुनिया में फैलाने की बात की। उस टाइम पे करेंसी का कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, तभी हम गोल्ड मानते थे। तो यूएस ने 1935 में ये किया कि गोल्ड को अपना रिजर्व मानते हुए गोल्ड के हिसाब से अपनी करेंसी बनाई। तो तभी एक आउंस वॉज इक्वल टू $35। इस रेशियो में रख के उन्होंने अपना ट्रेडिंग शुरू किया, एंड पूरी दुनिया ने ये जो क्वांटिटी है मान के अपनी यूएस को अपना नंबर वन कंट्री बना के डॉलर को अपना रिजर्व करेंसी बना दिया,
जो आज तक सच है। ठीक है, किसी ने नहीं सोचा होगा, ऑलमोस्ट 100 साल पहले जो बात हुई थी वो आज भी टिकेगी, पर आज भी सबसे बड़ा रिजर्व करेंसी दुनिया का डॉलर ही है। एंड जो लोग आज डी डॉलराइजेशन की बातें कर रहे हैं, उनको मैं इतना बता दूं कि एक करेंसी को नंबर 1 से 2 लाने के लिए डेकेड्स लग जाते हैं, 20 से 30 साल लग जाते हैं। तो ये डी डॉलराइजेशन की जो बात है, ये अभी बात की जा रही है, बट मैं इसका इम्पैक्ट इमीडिएटली नहीं दिखने वाला। ठीक है, फिर हम देखते हैं, चलो कौन से करेंसीज आप ट्रेड कर सकते हो डॉलर के अलावा। तो ये सारे मोस्ट पॉपुलर क्रॉस करेंसीज है। आई एम श्योर आप लोग ने ये कभी ना कभी ट्रेड किया होगा। तो आप इसमें समझोगे, देखोगे तो एक चीज समझोगे कि सबसे ज्यादा बार जो मेंशन हो रहा है वो है आपका यूरो। क्योंकि देखो, डॉलर के बाद सबसे ज्यादा वॉल्यूम यूरो में होता है। तो जाहिर सी बात है कि यूरो के क्रॉस करेंसीज में भी ज्यादा ट्रेड्स होंगे। उसको छोड़ के जीबीपी में ज्यादा होता है और येन में होता है। तो मेन आपका नंबर 1 नंबर 2 यूरो और येन है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्रॉस करेंसीज में। तो हमेशा अगर आपको लगता है कि आप लो वॉल्यूम वाले कोई क्रॉस करेंसी ट्रेड नहीं करना चाहते हो, तो आप यूरो और येन के क्रॉस करेंसीज में ज्यादा ट्रेड करो, क्योंकि वहां आपको ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगी, ज्यादा मूवमेंट भी मिलेगी। ठीक है, फिर आप मेजर जो क्रॉसेस है, आपके यूरो सीएचएफ है, यूरो जीबीपी है, यूरो जेपीवाई और जीबीपी जेपीवाई। तो ये चार आपके मेजर क्रॉसेस है। एंड जो माइनर क्रॉसेस ये सारे हैं। तो ओवरऑल हम 28 करेंसीज हमारे पास है जो हम ट्रेड करते हैं ओवरऑल। तो उसमें 7 मेजर को छोड़ के बाकी माइनर करेंसीज मिला के इतने हैं। तो आप नाम देख सकते हो, आपको आई एम श्योर सबको पता भी है कि ये कौन से करेंसीज है। अगर आप करेंसी ट्रेड करते हो आपको श्योरली आइडिया। ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट बात है, एक क्रॉस करेंसीज कैलकुलेट कैसे होता है, बिकॉज बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि इसकी कैलकुलेशन हम डे टू डे बेसिस में नहीं करते हैं। तो ये समझना जरूरी है, बिकॉज आज के टाइम पे पोर्टल्स आपको सारी इंफॉर्मेशन दे तो देते हैं, पर हमें भी एक एज अ लॉजिकल रीजनिंग पता होना चाहिए कैसे ये फॉर्मूलाज आ रहे हैं। तो अगर आप देखते हैं, कोट कोई करेंसी का ऐसा आता है 1.072025। अगर आप कोई करेंसी एक्सचेंज के पास जाओगे और आप करेंसी खरीदने के लिए लाइन में रुकोगे, तो आप हमेशा वो स्क्रीन पे देखना, करेंसीज ऐसे ही लिखे रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 1.0720 बिड है और 1.0725 आस्क है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा ये बराबर से दिखा सकते हैं, जैसे हमें देखने की आदत है। तो बिड और आस्क हमें क्लियरली दिख जाता है। अब हम खरीदना चाहते हैं यूरो ऑड। तो हमारे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, हमें वो बेच के यूरो खरीदना है। तो हम उसको कैसे खरीदें? तो उसको खरीदने के लिए हमें ये दोनों रेट का एक क्रॉस रेट निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि यूरो का बिड और ऑड का आस्क को डिवाइड करेंगे, तो हमें यूरो ऑड का बिड मिल जाएगा। और हम यूरो का आस्क और ऑड का बिड डिवाइड करेंगे, तो हमें यूरो ऑड का आस्क मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 1.6404 एंड 1.6424 हमारा बिड और आस्क हो गया यूरो ऑड के लिए। एंड इसका स्प्रेड हो गया 20 पॉइंट्स। तो इस तरीके से हम क्रॉस करेंसी कैलकुलेट करते हैं। इस तरीके से हम समझते हैं क्रॉस करेंसी कैसे बनती है। ठीक है, अब इसको कब ट्रेड करना चाहिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि कब ट्रेड करना चाहिए। तो पहला रीजन है कि जब डॉलर में ज्यादा वॉलिटिलिटी हो, तो ये बहुत ही अच्छा वे है ट्रेड करने का। इसका मतलब ये है, जैसे अभी कोविड के टाइम, अगर आप देखोगे कोविड के टाइम हमने, अगर आप डॉलर का चार्ट देखोगे तो आप समझोगे कि कोविड के टाइम बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी बढ़ चुकी थी। एंड डॉलर इंडेक्स आपका वो एक महीने में बहुत ही बड़ी मूवमेंट दिया था। ठीक है, हम बस हम उसके तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे कोविड आया था। अब देखो, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, कोविड के टाइम आपका डॉलर मूवमेंट ऑलमोस्ट 8 से 9% का मूवमेंट डॉलर इंडेक्स ने दिया है। अब और अगर आप इस टाइम पे डॉलर ट्रेड करते हो, डॉलर की कोई करेंसी ट्रेड करते थे, तो आपको बहुत बड़ा M2M दिखा होगा और आपको काफी हद तक लॉसेस भी लेने पड़ेंगे, बिकॉज सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए। ठीक है, अभी ये चीज अगर आप एक क्रॉस करेंसी में देखोगे, तो तभी आपको इतना बड़ा डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो हम एक एग्जांपल देख भी लेते हैं, तो जैसे यूरो ऑड है, हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं तभी कि कैसा था। तो आप यहाँ देखो, यूरो ऑड में इस टाइम पे, ये जो कोविड का ये था, तो आप देखोगे यहाँ पे ओवरऑल आपको ऑलमोस्ट 6% की मूवमेंट मिली थी, 6 to 7%। तो ओवरऑल आपको 2 से 3% का वॉलिटिलिटी बचता है। एंड अगर आपको वन साइड मूव भी मिल जाता है, जैसे अगर आप तभी से एग्जांपल ऑड यूएसडी
शॉर्ट होते हैं और ये मूव होता तो आपका हर स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ठीक है। पर अगर आप ऑड यूएसडी शॉर्ट होकर यूरो और लॉन्ग होते हैं तो आप यहाँ भी कमा लेते हैं, वहां आपका हेज हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेज, इसके थ्रू हेज भी बनाया जा सकता है। तो अगर आपके पास ऑड का एक्सपोजर है और आपको वो हेज करना है और आपको लगता है यूरो स्ट्रांग है, तो आप एक यूरो ऑड खरीद सकते हो और सामने ऑड बेच सकते हो। तो आपके पास एक कहीं ना कहीं हेज आ जाएगा। आपका हेज सिर्फ एक चीज पे कि यूरो स्ट्रांग रहेगा, अगर यूरो वीक हो गया तो आपका हेज टूट जाएगा। ये आपको वही याद है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट जब ग्लोबली अलग होते हैं, तो अभी के टाइम में हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स ओवरऑल दुनिया में काफी वेरी कर रहे हैं। अगर आप देखो आज यूएस में 5.5 टू 5.25% पे हैं, और अगर आप देखोगे इंडिया में 6.5% है। जबकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और यूएस एक डेवलप कंट्री है। बट रीजन ये है कि यूएस में इन्फ्लेशन बहुत हाई है, इसलिए उसको नीचे लाने के लिए वो इंटरेस्ट रेट्स काफी बढ़ा रहे हैं। अदरवाइज यूएस में 0.5 to 1% से लेके 2% तक का इंटरेस्ट रेट हिस्टोरिकली रहा है। बट ये सिचुएशन थोड़ा अलग है। तो जब भी इंटरेस्ट रेट्स में ऐसे आपको वेरिएंस दिखते हैं, तब आप अच्छी तरीके से एडवांटेज ले सकते हो क्रॉस करेंसीज की। ठीक है। दूसरा है कि आपका जो इन्फ्लेशन रेट है, तो इन्फ्लेशन रेट भी जब अलग होता है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि उसके हिसाब से ट्रेड लेने का। चौथा मैंने आपको बताया हेजिंग, अगर आप हेज करना चाहते हो तो आप हेज कर सकते हो। अगर स्मॉल पोर्टफोलियो, अगर आपकी छोटी पोर्टफोलियो है एंड आपको यूरो और जीबीपी में दोनों में एक्सपोजर चाहिए, तो आपको एक लॉट यूरो और एक लॉट जीबीपी लेना पड़ेगा। सेम चीज आप एक लॉट यूरो जीबीपी लेके एक्सपोजर अपना कम कर सकते हो। तो वो भी एडवांटेज आपको मिलता है क्रॉस करेंसी। ठीक है। अब कब आप फाइंड करोगे इस ट्रेड्स को, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि आप फाइंड कब करोगे। तो सबसे ज्यादा टाइम्स जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, इन्फ्लेशन के रेट्स आने वाले हैं या इंटरेस्ट रेट की डिसीजन आने वाली है, ऐसे सारे टाइम पे क्रॉस करेंसी ट्रेड करना बहुत एडवांटेजेस है। क्योंकि सिंपल सी चीज है, आई गिव यू एन एग्जांपल कि अगर कल ऑस्ट्रेलिया का एक इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन नंबर आता है, एंड अगर वो इन्फ्लेशन नंबर थोड़ा सा बेटर देन एक्सपेक्टेड है इन्फ्लेशन नंबर, तो ऑड तो स्ट्रांग होना चाहिए। पर अगर आप समझो उस दिन डॉलर स्ट्रांग है, तो ऑड यूएसडी की मूवमेंट काफी कम रहेगी, शायद 0.4 0.5% होगी ऊपर, अगर ऑड काफी स्ट्रांग हुआ तो। पर वही टाइम अगर मैंने ऑड एनजेडी लॉन्ग किया, सोच के कि एनजेडी को तो कुछ अच्छा न्यूज है नहीं, और मेरा ऑड एनजेडी 1% का रिटर्न दे, तो मैंने आधा टका एक्स्ट्रा कमाया। क्यों? क्योंकि मैंने क्रॉस करेंसी ट्रेड। तो जब भी आपको ऐसे इवेंट्स मिलते हैं जहाँ पे एक कंट्री को इम्पैक्ट होने वाला है बाकी वालों को नहीं होने वाला है, तो उसका आप अपसाइड या डाउनसाइड जज करके एक ट्रेड ले सकते हो। ठीक है। दूसरी बात है कि स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ करेंसी जो जियोग्राफिकली आसपास है। जैसे आज मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का ट्रेड है, दोनों आजू बाजू के कंट्री है, आसपास का ही ओवरऑल ट्रेड होता है उस पे। पर जब कोई भी दो देशों में थोड़ा सा ज्यादा फर्क आ जाता है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ या इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन रेट, तो आप उसमें एक अच्छा खासा ट्रेड निकाल सकते हो। एंड वो एक बड़ा बेनिफिट, अगर आप वो कर सकते हो, आप वो ढूंढ सकते हो, तो आपको क्रॉस करेंसी में बहुत पैसा बने। ठीक है। तीसरा है कि जो जियो पोलिटिकल इवेंट, जैसे आज रशिया यूक्रेन में वॉर हुआ था, तो आपको पता है यूक्रेन में वॉर हो रहा है तो यूरोप पे इम्पैक्ट आने वाला है, तो ओवरऑल यूरो वीक होने वाली है। तो आप उस हिसाब से अपना ट्रेड बिठा सकते हो कि यूरो वीक होने वाली है, तो आप उस हिसाब से डॉलर का ट्रेड ले सकते हो या जीबीपी या और कोई ट्रेड ले सकते हो। तो वो भी एक अच्छा इवेंट होता है टू ट्रेड क्रॉस करेंसी। ठीक है। एडवांटेज क्या है? लो वॉलेटिलिटी है, नो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डॉलर मूवमेंट, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि डॉलर मूवमेंट का इम्पैक्ट होगा नहीं, और एक्सपोजर आपको दो करेंसी में एक साथ मिल जाए। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? डिफिकल्ट टू ट्रैक। देखो, क्रॉस करेंसीज में लोग जनरली ये नहीं समझ पाते हैं कि मैं ऑड एनजेडी लूं, वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये मैं कैसे समझू? क्योंकि डॉलर की मूवमेंट के हिसाब से तो थोड़ा बहुत मूवमेंट ऑड एनजेडी में आएगा फॉर श्योर, बट उसकी एक्चुअल इम्पैक्ट मैं कैसे जानूं? तो उसके लिए आपको दोनों कंट्री के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा, दोनों कंट्री के हर मूवमेंट को ट्रैक करना पड़ेगा। तो वो मैं मानता हूँ आपको थोड़ा काम बढ़ जाएगा, बट आपको उसमें ट्रेड्स भी वैसे ही अच्छे मिलेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा ये करना बेटर है। मूवमेंट अनप्रेडिक्टेबल है, जैसे मैं बोला कि अगर बहुत लोग को लगता है कि वो लोग मूवमेंट ट्रैक नहीं कर पाते हैं, वन साइड में मूवमेंट आती है, ये बहुत अच्छा भी चीज है। अगर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म लगता है कोई ट्रेंड बैठने वाला है, तो आप वो वन साइड मूवमेंट का फायदा उठा सकते हो। और ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, तो आपको समझना
बहुत जरूरी है। तो मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ इसका। अगर आप देखोगे कि ये यूरो ऑड है, ठीक है, मैं इसकी 3 महीने की चार्ट आपको दिखाऊंगा, आप समझोगे कि यूरो ऑड में क्या हुआ है। अगर आप देखो यहाँ पे, ये जो लेवल था यूरो ऑड का, मार्च में देखता हूँ मैं, थोड़ा सा बड़ा चार्ट लेता हूँ। आप ये जनवरी का ले लेते, ठीक है, शुरू साल के शुरू से ले लेते। आप देख सकते हो कि यूरो ऑड ये लेवल से, तकरीबन ये लेवल से, ये लेवल, इधर पकड़ लो से 27 जन के लो से, अब यूरो ऑड खड़ा है 64 के आसपास, ये यहाँ पे। तो आपको 7.4% का रिटर्न मिला यूरो ऑड में। अब मैं सेम चीज यूरो यूएसडी में देखता हूँ, तो मुझे यहाँ, लैपटॉप थोड़ी स्लो हो चुकी है। अब मैं यूरो यूएसडी में देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ यहाँ के आसपास का रेट है। हाँ, ये 27 जनवरी, ये 1.86 वाला रेट, 1. तो यहाँ से यूरो यूएसडी का रेट 27 जनवरी से, आप देखो कहाँ है, नीचे आया, ठीक है। तो मेरे हाफ परसेंट ऑलमोस्ट, ये वाला रेट 1.4% नेगेटिव है। तो अगर आपने जनवरी में यूरो ऑड बाई किया होता, आप अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे होते, और यूरो यूएसडी में वही आपका लॉस होता। क्यों? क्योंकि आप यूरो की स्ट्रेंथ और आप ऑड की वीकनेस दोनों पे प्ले कर रहे हो। पर वहां पे आप सिर्फ एक चीज पे प्ले कर रहे थे, जो आपका यूरो का स्ट्रेंथ है, डॉलर का वीकनेस। डॉलर में स्ट्रेंथ जैसे ही आ गया, आपका यूरो वीक हो गया और नीचे आ चुका है। बट आपका ऑड अभी भी वीक है, तो यूरो अभी भी यूरो ऑड पॉजिटिव रिटर्न। तो ये बहुत फर्क पड़ जाता है कि आपको किस तरीके से ट्रेड, बिकॉज देखो, आपके पास एक पोर्टफोलियो है, आपके पास एक अमाउंट है ट्रेडिंग के लिए, आपको ये देखना है हर टाइम कि इसको मैक्सिमाइज करके ज्यादा पैसे कर सकूं। तो उस हिसाब से मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको ऐसे डील्स मिलते हैं, ऐसे ट्रेड मिलते हैं, तो आपको ये श्योरली लेना चाहिए। ठीक है, मैं आपको यूरो जीबीपी का एक और एडवांटेज बता देता हूँ। ड्यूरिंग योर ब्रेग्जिट क्राइसिस एंड ड्यूरिंग द इलेक्शन, जैसे यूरो जीबीपी में बहुत लोग हैं जो ट्रेड नहीं करते हैं, सोचते कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप देखोगे और आप समझोगे, तो ये वॉलेटिलिटी उतनी नहीं है जितना आपको यूरो या जीबीपी सिंगल हैंडली ट्रेड करने मिले तो ये यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वो इलेक्शन का बड़ा इशू हुआ था, जहाँ पे यूके की प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर चुकी थी, नया प्राइम मिनिस्टर ढूंढ रहे थे, और फिर ऋषि सुनक जी आए और वो प्राइम मिनिस्टर बने। पर वो टाइम पे आप देखो जीबीपी काफी वीक था। अगर आप यूरो जीबीपी लॉन्ग थे यहाँ से, तो आपको वन साइड अप मूव मिला था। एंड यहाँ पे अगर आप सपोज शॉर्ट भी थे, तो ये अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा होता, तो आपका वापस पोजीशन आ गया होता। यही चीज अगर आप देखो, तो जब पाउंड में देखोगे, तो पाउंड में आप क्लियरली देख सकते हो कि वॉलेटिलिटी कितनी बड़ी थी। आप देखो यहाँ से 1.25 से 1 हो गया था। अभी आप सोचो, आपको ये वॉलेटिलिटी देखनी है कि आपको यूरो जीबीपी की वॉलेटिलिटी देखना है, जो काफी बेटर है। तो मैं हमेशा इसमें कहता हूँ कि अगर आपको पता है कि एक बेटर ऑप्शन है, तो आप वो चूज करो, और उसमें ट्रेड करना बहुत इजी हो जाता है। सेम चीज ऑड एनजेडी में भी अगर आप देखोगे, तो इसमें टाइम्स आए जहाँ पे वन साइड मूव आए। यहाँ पे देखो, ऑड जब स्ट्रेंथ हो रहा था 2021 में, टू ऑल द वे टू 2022, तो आपको एक बड़ा सा मूव दिखा। एंड ये आपको दिखा दो चीज, एक तो गोल्ड के चलते हुए, और ओवरऑल ऑस्ट्रेलियन डॉलर काफी स्ट्रांग थी। तो अगर आप ये मूव खेलते, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। आप देखो 1.03 से ऑलमोस्ट 1.14, ऑलमोस्ट 800 से 900 पॉइंट की कमाई होती ओवर से फ्यू मंथ्स। बट आप ऐसे ट्रेड ढूंढ सकते हो, और ऐसे ट्रेड में पैसे कमा सकते हो, अगर आपके पास ये दो कंट्री, कोई भी दो कंट्री के नॉलेज है, तो क्रॉस करेंसी यूज करके श्योरली आप स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, और काफी पैसे भी कमा सकते हो। ठीक है, तो ये मुझे आपको बताना था आज क्रॉस करेंसीज के बारे में। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो, वरना हम वेबिनार एंड कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट्स नहीं है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग टू द वेबिनार। एंड अगले हफ्ते मिलते हैं विद न्यू टॉपिक एंड समथिंग न्यू टू डिस्कस। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, टेक केयर।